हेलो बच्चों, मैं अब्दुल करीम एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम सोशल स्टडीज को कवर कर रहे हैं और आज हम यहां पर कवर करेंगे क्लास 8 के सिविक्स के पोर्शन को। सिविक्स का चैप्टर 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका पहला पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस लेक्चर को देखा होगा, आपने उस पार्ट को कवर किया होगा। आज हम इस पार्ट में बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद हम, अगर हमारे पास समय होगा, हम 40 से 50 कुछ एमसीक्यूज भी लगाएंगे। ठीक है, आज जिस पर हम मुख्य रूप से बात करेंगे वो फीचर्स की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की। पर इसके पहले हमने क्या क्या देखा था? इसके पहले हमने देखा था बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन को देखा था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना कैसे था, इसका इतिहास क्या था, ये हमने देखा था। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी। ठीक है बच्चों, तो इन सारे टॉपिक्स को हमने पिछले लेक्चर पर कवर कर लिया था। ठीक है, और किस तरीके से हमें हमारा संविधान मिला, हमने ड्राफ्टिंग कमेटी की भी बात की थी पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर पर। ठीक है, तो आप इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आज हम किस पे बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पर। ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा, तो आज हमको किस किस चीजों पर बात करनी है, तो आपको पता ही है कि हमने इस वाले पोर्शन को कवर कर लिया है, इस वाले पोर्शन को कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे फीचर्स में। सबसे पहला पॉइंट होगा इसका फेडरल सिस्टम हम देखेंगे। दूसरा देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम देखेंगे। तीसरा देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर देखेंगे। फोर्थ देखेंगे फंडामेंटल राइट को। फिफ्थ देखेंगे सेक्युलरिज्म को। और सिक्स देखेंगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज को। ठीक है, एक पॉइंट इसमें शायद मिस हो चुका है, अपन देखेंगे डीपीएसपी को भी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी हम देखेंगे। बच्चों, आज हम इसी टॉपिक के इर्द गिर्द ही अपनी बातों को रखेंगे और इन सारे टॉपिक्स पर अपनी एक समझ डेवलप करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बेटा, हम देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट। वो कौन कौन से सिस्टम है फेडरल गवर्नमेंट के जिसे हमें बहुत अच्छे तरीके से देखना है। जस्ट अ मिनट बेटा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है फेडरल सिस्टम को। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से देखना है। चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा, ये जो फेडरल सिस्टम होता है ना, इसमें इसमें आपको ना दो स्तर की सरकारें देखने को मिलती हैं। कितने स्तर की सरकारें देखने को मिलती है? दो स्तर की सरकारें आपको देखने को मिलती हैं। सर ये कैसे होती है? अगर आप यूनियन लेवल पर देखते हैं तो आपको मोदी जी दिखाई देते हैं, और जब आप स्टेट लेवल पर देखते हैं तो आपको कौन दिखाई देता है? हमारे मोहन यादव जी दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम आपको दिखाई देते हैं। आपको समझ में आया? और इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है बेटा? शामिल किया गया है बेटा पंचायतों को और नगर पालिकाओं को। किसके माध्यम से बेटा? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से। ठीक है ना बेटा, तो आपको यूनियन लेवल पर कौन दिखता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिखती है। आपको स्टेट लेवल पर कौन दिखती है? तो स्टेट गवर्नमेंट दिखती है। और अगर आप बात करेंगे लोकल लेवल पर, लोकल बॉडी के लेवल पर, तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र पर जाएंगे, रूरल क्षेत्र पर जाएंगे, तो आपको ग्राम पंचायत दिखेगी। और अगर आप शहरी क्षेत्र पर जाएंगे, अर्बन क्षेत्र पर जाएंगे, तो वहां आपको नगर पंचायत दिखेगी, नगर पालिकाएं दिखेंगी, नगर परिषदें दिखेंगी। ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद रखना है। सबसे पहला फीचर है फेडरल सिस्टम का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, डिवीजन ऑफ पावर। यस बेटा, बहुत सही आपने सुना। दूसरा पॉइंट आपको अपने को देखना है, डिवीजन ऑफ पावर। बेटा हमने डिवीजन ऑफ पावर किया है। सर कहां पे आपने पावर का डिवीजन किया है? बेटा आप याद रखो, सबसे पहले हमने क्या की है? 7वीं अनुसूची। हमारे पास जो टोटल अनुसूचियां है ना, उनकी संख्या है 12। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। इसमें से जो 7वीं अनुसूची है, इसमें हमने स्पष्ट रूप से क्या किया है? शक्तियों का विभाजन किया है, डिवीजन ऑफ पावर किया है। डिवीजन ऑफ पावर कैसे किया है बेटा? हमें यहाँ पर 3 लिस्ट देखने को मिलती है। कितनी लिस्ट मिलती है बेटा? 3 लिस्ट देखने को मिलती है। सबसे पहले मिलती है बेटा यूनियन लिस्ट, दूसरी मिलती है स्टेट लिस्ट, तीसरी मिलती है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब संघ सूची, सेंट्रल लिस्ट मतलब संघ सूची, स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची,
कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। ठीक है बेटा, सबसे पहले जो हमारी सेंट्रल लिस्ट होगी या फिर यूनियन लिस्ट होगी, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, राज्य सूची। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है बेटा? राज्य सरकार को है। और अगर आप देखेंगे समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, तो इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी दिया गया है। ठीक है बेटा, तो इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। एक मिनट बेटा, एक मिनट ना बेटा, एक कॉल आ गया है, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, अरे क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो किस तरीके से हमने डिवीजन ऑफ पावर किया है, तो मैंने आपको बताया है बेटा, एक सेंट्रल लिस्ट है जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। उसके बाद हमने क्या बेटा, स्टेट लिस्ट देखी है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? राज्य सरकार को है, स्टेट गवर्नमेंट को है। उसके बाद हमने देखा कंकरेंट लिस्ट जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट है बेटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा फेडरल सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण फीचर होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसलिए लिख रखा हुआ है बेटा, ताकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो लोकल बॉडीज है, ये अपने अपने क्षेत्र पर स्वतंत्र रूप से काम कर सके, कार्यों का दोहराव ना हो, और ये सभी इंडिपेंडेंट होकर, ऑटोनॉमी होकर अपने 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 क्षेत्र पर कानून बना सके और अपने अपने क्षेत्र पर क्या कर सके? शासन को संचालित कर सके। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी। सिंपल सी बात है बेटा, संविधान सर्वोच्च है। किसकी सर्वोच्चता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको हरदम याद रखना है, संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान से बढ़कर ना ही इस देश का कोई नागरिक है, ना ही इस देश का कोई लीडर है। संविधान सर्वोच्च है। ठीक है बेटा, तो 4 पॉइंट याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, सुपरमेसी। ठीक है बेटा, और पांचवा पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है बेटा? आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, अगर जो हमारी लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि संविधान के विपरीत है, मतलब कि संविधान के अनुकूल नहीं है वो, और सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है, तो हमारी जो जुडिशरी है वो क्या कर सकती है? उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये क्या करती है बेटा, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर बहुत पैनी निगाह रखती है, ताकि बेटा राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून न बनाए जो कि संविधान के विपरीत हो। और इसका मुख्य रूप से काम होता है न्याय उपलब्ध कराना। ठीक है बेटा, और एक पॉइंट आपको और याद रखना है, अगर बेटा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के मध्य कोई विवाद हो जाता है, तो इसको सुलझाने का काम भी कौन करता है बेटा? तो जुडिशरी करती है। इसलिए बेटा हमने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो अभी हमने क्या देखा है? फेडरल सिस्टम के फीचर्स देखे हैं। हम देख क्या रहे हैं बेटा? हमारा आज का टॉपिक क्या है? सबसे पहले हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर देखना है, इसके अंदर इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, हमें ये देखना है। उसमें से पहली विशेषता क्या है? इसका फेडरल सिस्टम, इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये फेडरल है, संघात्मक शासन प्रणाली को हमने अपनाया है। तो संघात्मक शासन प्रणाली के 5 विशेषताएं होती है। सबसे पहला होता है सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा पॉइंट होता है डिवीजन ऑफ पावर, तीसरा पॉइंट होता है संविधान की सर्वोच्चता, या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, और फोर्थ पॉइंट होता है बेटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है बेटा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है बेटा, यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आई। इन चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है बेटा, आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझिए, क्योंकि यहीं से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन उठेंगे, और यहीं से बेटा आपका क्या उठेगा? आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा यहीं से उठेंगे। आपसे पूछ लेगा बेटा इनमें से कौन सा प्रोविजन फेडरल सिस्टम में नहीं है। तो इन पांचों प्रोविजन को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ये सारे ही प्रावधान किसके हैं बेटा? फेडरल सिस्टम के हैं। चलो बेटा अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आओ अगला पॉइंट है बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है बेटा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है बेटा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होगा संसदीय शासन प्रणाली। क्या होगा बेटा? संसदीय शासन
प्रणाली। ठीक बेटा, आप हिंदी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के शब्दों को भी याद रखिए। अब बेटा ये क्या है बेटा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना बेटा, इसकी ये विशेषताएं हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले ये क्या बोला बेटा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इसका मतलब है बेटा, हमारे पास संसदीय शासन प्रणाली में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है, द्विसदनीय व्यवस्था मिलती है। जैसे बेटा जब आप केंद्र सरकार में जाएंगे ना, तो वहां पर आपको ना संसद में आपको 2 पार्ट देखने को मिलेगा। संसद में आपको कितने पार्ट देखने को मिलेंगे, 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। वैसे संसद तो 3 अंगों से मिलकर बना है, पर आपको मुख्य रूप से क्या देखना है, आपको 2 हाउस देखने को मिलेंगे संसद में। एक होता है बेटा अपर हाउस, दूसरा होता है बेटा लोअर हाउस। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, और इसका एक और पार्ट होता है, वो होता है राष्ट्रपति। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया होगा, मेरी बात सुनना बेटा। सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा, ये संसद है। क्या है बेटा, संसद है। संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं। 1 मिनट रुकिए। संसद कितने पार्ट्स बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स। सबसे पहले बेटा होता है प्रेसिडेंट, उसके बाद होता है बेटा राज्यसभा, उसके बाद होता है बेटा लोकसभा। ठीक है ना बेटा, तो ये आपको इस संसद में आपको 2 सदन दिखेंगे। एक दिखेगा बेटा आपको राज्यसभा, एक दिखेगा बेटा आपको लोकसभा। राज्यसभा मतलब अपर हाउस, क्या होता है बेटा, ये अपर हाउस होता है, और दूसरा होता है बेटा लोकसभा, ये लोअर हाउस होता है। क्या होता है बेटा, ये लोअर हाउस होता है। बस आपको इतनी ही चीजें याद रखना है। संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता या फिर इसका पहला फीचर क्या हो जाएगा बेटा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है बेटा, द्विसदनीय व्यवस्था। यहाँ पे आपको 2 हाउस देखने को मिलते हैं। एक होता है बेटा लोकसभा, दूसरा होता है बेटा राज्यसभा। जिस तरीके से आपको सेंट्रल लेवल पर लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलती है, उसी तरीके से आपको स्टेट लेवल पर भी आपको द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है। सबसे पहला यहाँ पर आपको दिखेगा राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषदें। आपको समझ में आया मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जिस तरीके से बेटा आपको संसद में आपको लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलता है, सेम उसी तरीके से आपको स्टेट में आपको राज्यों की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषदें भी देखने को मिलेंगी। तो ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ बेटा, ये वाला पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट बेटा, लेजिस्लेचर के फंक्शन, लेजिस्लेटिव के फंक्शन को। सिंपल सी बात है बेटा, हमने लेजिस्लेटिव के फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया और बताया है। लेजिस्लेटिव मतलब का जो मतलब है बेटा, वो होता है विधायिका। क्या होता है बेटा, विधायिका। विधायिका का काम क्या है बेटा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। बेटा कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ना बेटा, वो पूरा करती है हमारी विधायिका, जिसे बोला जाता है बेटा लेजिस्लेटिव। क्या बोला जाता है बेटा, लेजिस्लेटिव। क्या करती है बेटा, ये कानून का निर्माण करती है। इसका मुख्य काम है टू मेक अ लॉ फॉर अ कंट्री। उसके बाद बेटा ये पार्लियामेंट क्या करती है बेटा, ये फाइनेंस का फंक्शन करती है। आपको पता है बेटा, जो जितना भी वित्त होता है उस पर नियंत्रण कौन रखता है बेटा, पार्लियामेंट ही तो रखती है। ठीक है बेटा, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कंप्लीट हुआ बेटा, फाइनेंशियल फंक्शन। उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। वेरी गुड बेटा, आप बहुत अच्छे से मेरी बात समझिएगा। जो हमारी विधायिका होती है, जो हमारी लेजिस्लेचर होती है, वो क्या करती है बेटा, वो एग्जीक्यूटिव पर, कार्यपालिका पर क्या करती है बेटा, अपना कंट्रोल रखती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है बेटा, अच्छा ये कैसे रखती है बेटा, आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जो विधायिका है ना, मतलब संसद को हम क्या मान लेते हैं, विधायिका मान लेते हैं। ठीक है बेटा, और जो आपको जिले में जितने भी आपको आईएएस और आईपीएस दिखते हैं बेटा, ये कौन है बेटा, ये हमारे एग्जीक्यूटिव है। अच्छा इनका काम क्या है होता है बेटा, लेजिस्लेचर ने जिस कानून का निर्माण किया है उसे इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है बेटा, एग्जीक्यूटिव बॉडी का होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे देश के शासन संचालन में। कौन बेटा, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। और कानून कौन बनाता है बेटा, तो कानून का निर्माण करती है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, उसे इंप्लीमेंट किसने किया बेटा, तो एग्जीक्यूटिव ने किया। ठीक है बेटा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का 5वां पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप भूल ही नहीं सकते, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका बेटा मुख्य उद्देश्य ये है बेटा कि भाई हम अपने देश के नागरिकों को को अपने राष्ट्र की राजनीतिक
राजनीतिक जो प्रणाली है उसका हिस्सा बनाए और क्या करें, राजनीति में उनकी भूमिका को सक्रिय रूप से हम क्या करें, यूज करें, या फिर सक्रिय रूप से उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए हमने बेटा क्या किया है, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है, ताकि बेटा देश का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है वो क्या कर सके बेटा, अपना वोट दे सके और क्या कर सके बेटा, वोट के माध्यम से वो अपने मनपसंद व्यक्ति को सरकार में चुन सके और स्वयं के व्यक्ति के द्वारा स्वयं के व्यक्ति का मतलब है बेटा मेरा स्वयं के मत के द्वारा चुने गए व्यक्ति के माध्यम से अपने लिए कानून का निर्माण कर सके। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ये बेटा 5 फैक्ट है किसके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है बेटा, यहाँ पर आपको 2 हाउस मिलेंगे, एक होता है अपर हाउस, दूसरा होता है बेटा लोअर हाउस। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो लेजिस्लेचर होती है, जो पार्लियामेंट होती है, इसका मुख्य काम क्या है बेटा, कानून का निर्माण करना। उसके बाद बेटा ये फाइनेंस पर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। उसके बाद बेटा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार। इसके माध्यम से देश का नागरिक क्या करता है, अपने मनपसंद की सरकार को चुनता है और वो सरकार क्या करती है बेटा, इस संपूर्ण राष्ट्र के लिए कानून का निर्माण करती है। ठीक है बेटा, तो इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा और भूलना मत बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे किसका, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा आप कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है बेटा सेपरेशन ऑफ पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, सेपरेशन ऑफ पावर इन गवर्नमेंट। बेटा हमने सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। बेटा ये जो सेपरेशन ऑफ पावर ये जो पूरा एक जो एक आइडियोलॉजी है बेटा, इसे दिया था बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान मॉन्टेस्क्यू ने। सेपरेशन ऑफ पावर ये जो पूरा एक जो सिद्धांत है ना बेटा, इसे दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। और मॉन्टेस्क्यू कौन है बेटा, एक विचारक रहे हैं, एक पॉलिटिकल विचारक रहे हैं, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है ना बेटा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। और उनकी पुस्तक का नाम है बेटा स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है बेटा, उनकी पुस्तक क्या नाम है, स्पिरिट ऑफ लॉ। चलो आओ देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, ये सेपरेशन ऑफ पावर। ये वाला पॉइंट मैंने आपने बोला सेपरेशन ऑफ पावर। इस सिद्धांत किसने दिया बेटा, मॉन्टेस्क्यू ने। किसने, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है बेटा, और इनका संबंध किससे बेटा, फ्रांस की क्रांति से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखना। उसके बाद एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बेटा आपको, इनकी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ। क्या है बेटा, इनकी पुस्तक है बेटा। और इसी पुस्तक में बेटा इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। और उसमें इन्होंने ये बोला बेटा कि जो पावर है ना बेटा, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ना ही वो किसी एक शासन के पास होनी चाहिए, बल्कि शक्ति का विभाजन होना चाहिए। और उन्होंने इस सेपरेशन ऑफ पावर को 3 बॉडी में डिवाइड किया है। सबसे पहले है बेटा लेजिस्लेचर ब्रांच मतलब की विधायिका, एग्जीक्यूटिव मतलब की कार्यपालिका, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। ठीक है बेटा, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी इसकी बात की थी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की। और फेडरल सिस्टम में हमने किसकी बात की थी बेटा, जुडिशरी की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की थी। लेजिस्लेचर का काम क्या है बेटा, लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम क्या है बेटा, इसका काम है सिंपल सा, कानून का निर्माण करना, क्रिएट्स लॉ एंड पॉलिसीज, कानून का निर्माण करना और कानून को बनाना, योजनाओं का निर्माण करना। ठीक है बेटा, ये किसका काम है बेटा, लेजिस्लेटिव बॉडी का काम है। उसके बाद आता है बेटा हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम क्या है बेटा, जो लॉ है, जो पॉलिसी है, लेजिस्लेचर ने जिस पॉलिसी को बनाया है उसे इंप्लीमेंट करना। सिंपल सी बात आप समझो, लेजिस्लेटिव द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना, उसे इंप्लीमेंट करना, इंफोर्स करना, ये किसका काम है बेटा, एग्जीक्यूटिव का काम है। ठीक है बेटा, और जुडिशरी का काम क्या है बेटा, इंटरप्रेट्स लॉज एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। सिंपल सी बात है बेटा, अगर जुडिशरी का काम क्या है बेटा, याद रखना, इसे लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। किसे बेटा, जुडिशरी को। और जुडिशरी का काम क्या होता है बेटा, न्यायपालिका का काम क्या होता है, सिंपल सा पॉइंट, आप 2 चीज याद रखना। न्यायपालिका का सबसे पहला काम होता है संसद द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना। पहला पॉइंट, अगर संसद ने किसी ऐसे कानून का निर्माण किया है जो संविधान के विपरीत है,
जो संविधान के मूल्यों को कम करता है, तो उस कानून को शून्य घोषित करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिस्प्यूट को सॉल्व करना। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसे सुलझाना किसका काम है बेटा? जुडिशरी का काम है। तो ये क्या होगा बेटा? सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है बेटा, आप अच्छे तरीके से याद रखना। हमने क्या देखा बेटा? यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर देखा। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया बेटा? सबसे पहले हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखा। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा? हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखा। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा बेटा? तीसरे पॉइंट में देखा सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर किसके मध्य किया गया है? 3 बॉडीज के मध्य किया गया है। सबसे पहला हमारा विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है, तीसरा न्यायपालिका है। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, जो कानून का निर्माण करती है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जो कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून को इंप्लीमेंट करती है। जुडिशरी मतलब लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करती है। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य, तो वो इन विवादों को सुलझाने का काम भी कौन करता है बेटा? हमारी जुडिशरी करती है। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है बेटा, आइए अब हम चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है बेटा फंडामेंटल राइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा फंडामेंटल राइट। आइए अब हम इसकी थोड़ा सा बात करते हैं। फंडामेंटल राइट बेटा, इसे सबसे पहले आपको याद रखना है, इसे हमने यूएसए के संविधान से लिया है। कहां से लिया है बेटा? यूएसए के संविधान से लिया है। अच्छा, इसका प्रोविजन कहां किया गया बेटा? प्रोविजन, इसका प्रोविजन किया गया बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, पार्ट 3 में। और आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 12 से 35 के मध्य क्या किया गया बेटा? इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, ये चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद आपको बस इतनी चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, इसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है बेटा, और हमारे पास टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? फंडामेंटल राइट की जो हमारे पास संख्या है वो है 6। कितनी है बेटा? 6 है। ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है, पहला है हमारा राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है बेटा राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा है बेटा राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है बेटा? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है बेटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है बेटा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये है बेटा आपका फोर्थ। फिफ्थ है आपका बेटा कल्चरल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये छठवा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे बोला जाता है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोला जाता है? संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है बेटा, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है? तो इनकी संख्या है बेटा 6। ठीक है बेटा, सबसे पहला क्या है बेटा? समानता का अधिकार। दूसरा है बेटा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है बेटा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी का अधिकार। और छठवा है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 6 वाला। और इसी अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है बेटा?
भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल किस आर्टिकल को कहा जाता है? उसका है बेटा आर्टिकल 32। क्या है बेटा? आर्टिकल 32। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम थोड़ा सा ब्रीफ लेवल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा सबसे पहले याद रखना, मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है बेटा राइट टू इक्वालिटी। क्या है बेटा? राइट टू इक्वालिटी। इसके तहत आपको क्या 5 आर्टिकल्स है जो कि आपको याद रखना है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, पहला क्या है बेटा? इसमें आर्टिकल 14 है बेटा, ये आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, अर्थात कानून के समक्ष सभी समान है और जो हमारा कानून है सभी का समान रूप से संरक्षण करता है। बस आपको याद रखना है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ, अर्थात कानून के समक्ष सभी समान है और कानून सभी का समान रूप से संरक्षण करता है। उसके बाद बेटा प्रोहिबिशन, उसके बाद आपको आर्टिकल 15 याद रखना है। आर्टिकल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव, प्रोहिबिशन मतलब निषेध, मतलब कि भेदभाव का उन्मूलन करना। भेदभाव का उन्मूलन किस आधार पर किया जाता है बेटा? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर, इन सभी आधारों पर हमको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करना है। ऐसी व्यवस्था कौन करता है बेटा? भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 करता है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा आता है बेटा आर्टिकल 16। क्या आता है बेटा? आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 आपको क्या है बेटा? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या है बेटा? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर की समानता। क्या बोलता है बेटा? अवसर की समानता। इसका मतलब है बेटा अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस है, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस है तो बेटा उसका उस पर किसी एक धर्म, जाति, लिंग का अधिकार नहीं है बेटा, बल्कि इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों का उस पर अधिकार है। इस देश के सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो क्या कर सके बेटा, जो अपॉर्चुनिटी है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है, जो सार्वजनिक सेवाओं की जो अपॉर्चुनिटी है, उसे क्या कर सकते हैं बेटा? उसे वो ग्रैब कर सकते हैं। समझ में आया बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अवसर की समानता है बेटा, अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपको भारतीय संविधान क्या देता है बेटा? अवसर की समानता देता है, ताकि क्या कर सके बेटा, हम पब्लिक सर्विस में क्या कर सके, अपने स्थान सुनिश्चित कर सके। ठीक है बेटा, उसके बाद है बेटा अगला पॉइंट है आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब बेटा छुआछूत का अंत करना। छुआछूत का अंत करना। ठीक है बेटा, तो इसके लिए भी बेटा भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं। इसके लिए 1995 में एक एक्ट आया था, है ना, कि भाई छुआछूत को समाज से खत्म करने के लिए हमने 1995 में एक एक्ट, 1955 में हमने एक एक्ट लाया था। 1955 बेटा, 1995 बाय मिस्टेक निकल गया, 1955 आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमने कानून बनाया था ताकि भारतीय समाज से हम छुआछूत की भावना को समाप्त कर सके, उसका पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दे और क्या करे बेटा, समानता स्थापित करे समाज में, ताकि बेटा हमारा राष्ट्र सहयोग मतलब कि सामूहिक सहयोग से क्या कर सके बेटा, हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर सके। इसलिए बेटा हमने छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को क्या किया बेटा, खत्म किया। ठीक है बेटा, लास्ट है बेटा एबोलिशन ऑफ टाइटल। ये बेटा आर्टिकल 18, इसका मतलब बेटा उपाधियों का अंत करना। बेटा जब भारत आजाद हुआ था ना बेटा, उस समय उपाधियां चलती थी। क्या चलती थी बेटा? उपाधियां चलती थी, लोगों को उपाधियां दी जाती थी। इन उपाधियों को समाप्त करने के लिए क्या किया बेटा हमने, हम बेटा लेके क्या आए, हम लेके आए बेटा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है बेटा, जैसे कि जमींदार साहब, ये बेटा समाज में क्या करता था बेटा, असमानता की भावना को पैदा करता था।
उच्च और नीच मतलब अपन ये बोल सकते हैं बेटा, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता था, सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देता था। और इस कारण क्या होता था बेटा, जो हमारे समाज में रहने वाले जो लोग थे ना बेटा, वो सही तरीके से अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सरकार ने क्या किया बेटा, उपाधियों का अंत किया बेटा, एबोलिशन ऑफ टाइटल किया। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीजें समझ पे आ रही होंगी। अब हम चलते हैं बेटा आगे, आर्टिकल 19, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो हमारा ये है बेटा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल आपको याद रखना 19 से 22। ठीक है, इसके पहले भी आप याद रखो, ये इक्वालिटी वाला है ना बेटा, ये 14 से 18 है। आर्टिकल 14 से 18 तक हम किसकी बात करते हैं बेटा, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं बेटा। आर्टिकल 19 से 22 तक, कहां तक बेटा, आर्टिकल 19 से 22, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले बेटा ये आर्टिकल 19 की बात करता है। सबसे पहले बेटा आर्टिकल 19 में दिया गया बेटा, आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या बेटा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बेटा आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। आपको किसकी स्वतंत्रता दी गई है बेटा, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है बेटा। इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि आप किसी व्यक्ति को अभद्र शब्द का उपयोग करें या फिर उन्हें गाली गलौज दें। आप देख रहे हैं ना बेटा, प्रेजेंट टाइम में जो हमारा इंटरनेट है, उस पर हमने कितना खतरनाक लेवल का ये वल्गैरिटी को अपन ये बोल सकते हैं, जो ये गाली गलौज की जो सिस्टम है, उसको कितना ज्यादा हमारे समाज में बढ़ता जा रहा। तो बेटा हमने स्वतंत्रता तो आपको दी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बेटा कि आप यहाँ पर गाली गलौज की कंटेंट आप परोसे समाज में। समझ में आया ना बेटा, ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट है बेटा, आपको याद रखना है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। बेटा आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है पीसफुली। मतलब बेटा आप 10 से 15 लोगों का एक समूह बनाकर आप किसी का विरोध कर सकते हैं, विरोध का प्रदर्शन कर सकते हैं बेटा, पीसफुली कर सकते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं बेटा कि संविधान ने आपको पीसफुली असेंबल होने का अधिकार दिया है तो आप क्या करें, अब आप सार्वजनिक संपत्ति को, जो हमारी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आप उसे क्या करें, नुकसान पहुंचाएं। आप ऐसा नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, आपको याद रखना, आपको शांतिपूर्वक तरीके से आपको क्या करने का अधिकार दिया गया बेटा, असेंबल होने का अधिकार दिया गया है। आप ग्रुप में जाकर इकट्ठा होकर विरोध का प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट है बेटा, आप क्या कर सकते हैं बेटा, यूनियन बना सकते हैं बेटा, आप संघ बना सकते हैं बेटा। जो आपको जितनी भी आज पार्टी दिख रही है बेटा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो आपको बीजेपी हो, ये छोटे छोटे संघ थे बेटा। आज आपको एक बॉडी दिखती है आरएसएस, ये भी क्या है बेटा, एक संघ है। ये संघ बनाने का अधिकार हमें कहां से मिला बेटा, हमें ये संघ बनाने का अधिकार हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है बेटा। ठीक है बेटा, उसके बाद है बेटा फ्रीडम टू मूव फ्रीली। बेटा आपको स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार दिया गया है। तो इसका यह मतलब नहीं है बेटा कि आप जाके इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर घूमे, आप इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर घूमे, नहीं बेटा, आपको घूमने का अधिकार दिया गया है। उस पर भी सरकार ने कुछ पाबंदियां भी लगाई हुई है। आप फ्रीली घूम सकते हैं। आपको दिल्ली जाना है, आप जरूर जा सकते हैं। आपको मुंबई जाना है, आपको अपना डेवलप करना है, आप जरूर जा सकते हैं। पर बेटा सरकार ने बहुत सी जगहों पर पाबंदी लगाई हुई है ताकि बेटा सभी लोग अपना सर्वांगीण विकास कर सके। एग्जाम्पल के रूप में बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, बेटा बहुत से जनजाति क्षेत्र हैं जहां पर सरकार ने क्या किया बेटा, पाबंदी लगाई हुई है। एग्जाम्पल के लिए बेटा मैं आपसे बताना चाहूंगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर कुछ हमारी जनजाति भाई बहन रहते हैं। वहां पर सरकार ने क्या किया बेटा, पाबंदी लगाई हुई है, उसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया हुआ है, ताकि बेटा वो अपनी संस्कृति को बनाए रखे और स्वतंत्र रूप से अपना जीविकोपार्जन कर सके। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद है बेटा अगला पॉइंट है बेटा, आपको फ्रीडम टू रिसाइड और सेटलमेंट। आपको बेटा कहीं भी इस देश में कहीं पे भी संपत्ति खरीदने का अधिकार है और वहां पर बस जाने का भी अधिकार है। ठीक है ना बेटा, मतलब आप अपने घर को बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ पा रहे हैं बेटा, तो फ्रीडम टू सेटलमेंट। उसके बाद है बेटा अगला जो है बेटा आपका जो अधिकार है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड। बेटा आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या दिया है बेटा, व्यापार की स्वतंत्रता दी है बेटा। पर इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि आप मानव का व्यापार करें, आप नशीली दवाओं का व्यापार करें।
आप समझ पा रहे हैं ना बेटा, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है, आपको जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता दी गई है, पर इसका मतलब ये कभी भी नहीं हुआ है बेटा कि आप क्या करें, आप नशीली दवाओं का व्यापार करें, आप मानव का दुर्व्यापार करें, आप मानव की तस्करी करें। बेटा ऐसा काम नहीं करना है बेटा जिससे समाज का अहित हो, समाज का कल्याण ना हो। बेटा हमें ऐसा काम करना है, हमें ऐसा व्यापार करना है ताकि भारत का नाम विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए। समझ में आया बेटा? हमें ऐसा व्यापार कभी भी नहीं करना है जो कि मानव कल्याण के लिए अहितकारी हो, जो मानव समाज के लिए अहितकारी हो, बल्कि बेटा हमें ऐसा व्यापार करना है ताकि भारत हमारा डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाए। यही तो बात है ना बेटा, इस देश के नागरिक ही इस अर्थव्यवस्था को विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था बनाएंगे, पर इसके लिए क्या होना पड़ेगा बेटा, हमें अपने व्यापार के माध्यम को सही तरीके से चुनना होगा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, राइट टू फ्रीडम वाला, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अब चलो आगे, ये आप एक बार देख लेना। आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देखना पड़ेगा। 21 का ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर बेटा हमने बेटा राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये आपसे पूछता है कि किस आर्टिकल में राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन की व्यवस्था की गई है। तो याद रखना बेटा, ये आर्टिकल 21 के ए में की गई है। 16 से 14 वर्ष तक के बालकों को या फिर बच्चों को निःशुल्क निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा, गवर्नमेंट की है। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है, बाकी आप इसे पढ़ लेना और जो आर्टिकल है। उसके बाद बेटा आर्टिकल सॉरी आपका ये तीसरा मौलिक अधिकार है। कौन सा बेटा, तीसरा मौलिक अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23 और 24 में इसकी बात की गई है। बहुत अच्छे तरीके से आप मेरी बात को समझिएगा। अब देखो बेटा, आर्टिकल जो 23 है वो क्या बोलता है बेटा, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। बेटा यहां पर हम क्या किए बेटा, मानव तस्करी को हमने निषेध किया है बेटा, पूर्ण रूप से इसे समाप्त करने की कोशिश की है भारतीय संविधान में। हम मानव की तस्करी नहीं कर सकते। और दूसरा बेटा, हम किसी से जबरन काम नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, ये आपको याद रखना है। फोर्स लेबर के लिए उसे क्या मजबूर नहीं कर सकते। ऐसी व्यवस्था आर्टिकल किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 23 में, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है बेटा। हमने मानव तस्करी के ऊपर निषेध लगाया हुआ है। उसके बाद बेटा हमने बंधुआ मजदूर फोर्स्ड लेबर पर हम किसी से जबरन काम नहीं करा सकते, इस पर भी भारतीय संविधान में क्या किया है बेटा, अंकुश लगाया हुआ है। उसके बाद बेटा आर्टिकल 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या करता है बेटा, ये 14 वर्ष से कम उम्र के बालक है, उन्हें बेटा खतरनाक फैक्ट्रियों पर रोजगार में नहीं लगाएगा कोई भी व्यक्ति। मतलब कि ये निषेध करता है बेटा एम्प्लॉयमेंट, बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट पर ये निषेध लगाता है। कैसे बेटा, कि देखो एक 14 वर्ष से कम उम्र का बालक है, अगर उसे बेटा हम तंबाकू की कारखाने पर लगा दे, उसे ईंट के भट्टे पर लगा दे, तो बेटा जो उसका जो बचपन है बेटा वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए सरकार ने क्या किया बेटा, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए निषेध कर दिया है, किसी भी फैक्ट्री में उन्हें नहीं लगाया जाएगा, ना ही किसी माइंस में उन्हें नियुक्त किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, तो आर्टिकल 23 और 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहां पे आर्टिकल 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब मानव दुर्व्यापार का अंत किया गया है और बंधुआ मजदूरी को भी समाप्त किया गया है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है बेटा, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खतरनाक कारखानों पर नियोजित नहीं किया जाएगा, उन्हें ऐसे रोजगार पर नहीं रखा जाएगा जो उनके बचपन को छीनता हो, जो उनके शारीरिक विकास को रोकता हो। ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद बेटा अगला है बेटा, हमारा जो अगला अधिकार है, अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है बेटा, वो है बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बेटा ये क्या है, ठीक बेटा, यहाँ पे देखो बेटा ये आर्टिकल 25 लिखा हुआ है। इसमें क्या है बेटा, आर्टिकल 25 बोलता है आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात इस देश में रहने वाला कोई भी नागरिक स्वतंत्र है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। इसे ही बोला जाता है बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोला जाता है बेटा, इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
ठीक है बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्या है बेटा? धार्मिक कार्यों के, आर्टिकल जो 26 है वो क्या है बेटा? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है बेटा, आर्टिकल 26 क्या बोलता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर इंडिपेंडेंटली। बेटा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की हमें स्वतंत्रता कहां से मिलती है बेटा? ये मिलती है आर्टिकल 26 से। एग्जाम्पल के रूप में आप बताइए बेटा, आपने देखा है रामनवमी के अवसर पर हम क्या करते हैं बेटा? बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं। बेटा मुहर्रम के अवसर पर हम बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं। बेटा आपने देखा होगा कि जब गुरु नानक जयंती होती है बेटा, उस दिन हम क्या करते हैं बेटा? हम गुरु नानक जयंती के अवसर पर बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं। बेटा ये है क्या? ये सभी काम क्या है बेटा? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन ही तो है। ये इसकी स्वतंत्रता हमें कहां से मिली है बेटा? इसकी स्वतंत्रता हमें भारतीय संविधान ने दी है। उसके बाद है बेटा आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद रखना है। बेटा यहां पर ना सरकार क्या करती है बेटा? किसी भी धर्म के ऊपर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाती है। याद रखना, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस प्रमोटिंग एनी स्पेसिफिक रिलीजन। बेटा सरकार किसी भी धर्म के ऊपर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाती है, बल्कि वो सभी धर्म को क्या करती है बेटा? प्रमोट करती है। याद रखना बेटा, क्या करती है बेटा? प्रमोट करती है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है बेटा आर्टिकल 28 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपको याद रखना है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक धार्मिक जो इंस्ट्रक्शन है वो नहीं दिए जाएंगे, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी भी शैक्षणिक संस्थान में। समझ में आया बेटा? और किसी भी शैक्षणिक संस्थान से मेरा मतलब है जो सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार अगर किसी भी शैक्षणिक संस्थान को किसी भी तरीके का अनुदान देती है तो याद रखना बेटा उस शैक्षणिक संस्थान में किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कौन बोलता है बेटा? आर्टिकल 28 बोलता है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा? आर्टिकल 25 को देखा जहां पर धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता है, सॉरी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 में 26 में क्या बोला गया बेटा? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो जहां पे मैंने आपसे बताया बेटा रामनवमी का अवसर होता है, मुहर्रम का अवसर होता है, गुरु नानक जयंती का अवसर होता है, तो इस समय पर बेटा ये जो जुलूस निकाले जाते हैं ना बेटा, तो ये क्या है बेटा? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन ही तो है। तो इसकी स्वतंत्रता कौन देता है बेटा? हमारा संविधान देता है बेटा। आर्टिकल 27 क्या होता है बेटा? तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई बेटा, हमारी जो सरकार है बेटा वो किसी भी धर्म के ऊपर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाती है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद बेटा अगला आर्टिकल है बेटा आर्टिकल 28 है बेटा। आर्टिकल 28 में क्या बोला है बेटा? सिंपल सी बात बोली गई है बेटा, अगर कोई भी शैक्षणिक संस्थान है जिसे सरकार से पैसा मिलता है, अनुदान मिलता है, तो उस शैक्षणिक संस्थान में किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सिंपल सी बात आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। अगला है बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये बेटा हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है, पांचवा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 29 और 30 में इसकी बात की गई, आर्टिकल 29 और 30 में। और आर्टिकल 29 क्या बोलता है बेटा? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज। बेटा सिंपल सी बात आपको याद रखना है बेटा, हमारा संविधान जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन्हें अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार देता है। ऐसा कहां पर प्रावधान किया गया है, प्रोविजन किया गया है? आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 में क्या प्रोविजन किया गया है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भारतीय संविधान है वो आर्टिकल 29 के माध्यम से समाज का जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी भाषा और लिपि को क्या करता है बेटा? संरक्षित करने का अधिकार देता है। उन्हें क्या करता है बेटा? उन्हें प्रोटेक्शन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या बोलता है बेटा? जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है, जो हमारा माइनॉरिटी वाला वर्ग है, उसे क्या करना है बेटा? उसे अपनी शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है। क्या बेटा? उसे अपनी शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सिंपल सी बात है बेटा, आर्टिकल 30 ये बोलता है कि जो हमारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं,
जो अल्पसंख्यक हैं वो क्या कर सकते हैं बेटा, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, ताकि बेटा वहां पे वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सके। पर याद रखना बेटा, ऐसे शिक्षण संस्थान में सरकार किसी भी तरीके का अनुदान नहीं देती, क्योंकि हमने आर्टिकल 28 में ये बात पढ़ी है कि जिस शैक्षणिक संस्थान में सरकारी अनुदान, सरकार पैसा देगी, वहां पर किसी भी तरीके का रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये दोनों जो प्रावधान है आर्टिकल 29 और 30 में, ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है बेटा, अगला बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये हमारा छठवां मौलिक अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है, ये इसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोलते हैं बेटा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब मेरी बात बहुत अच्छे से याद रखो बेटा, यहां पर पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और ऐसा ये जो बात कही है वो भीमराव अंबेडकर ने कही है। किसने कही है बेटा ये बात? किसने कही है? भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इसका सिंपल सा पॉइंट है बेटा, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि बेटा अगर इस देश में रहने वाले किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो बेटा वो सीधा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहां जा सकता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 32 के माध्यम से, और आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट जा सकता है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर सरकार, पहला पॉइंट, सरकार या कोई निजी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसीलिए बेटा आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। और बेटा क्या करती है बेटा, ये जो सुप्रीम कोर्ट होती है और ये जो हाई कोर्ट होती है ना बेटा, ये कुछ रिट निकालती है। क्या करती है बेटा? रिट निकालती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ बेटा हैबियस कार्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, ये क्या है बेटा, क्रिटोरियस है। ये चीज आप थोड़ा देख लेना। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या कंप्लीट होता है? मौलिक अधिकार। तो एक बार अपन रिवाइज करते हैं मौलिक अधिकार, क्योंकि बेटा ये बहुत लंबा चला है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन को ये देखना है, मौलिक अधिकारों को हमने कहां से लिया था बेटा? यूएसएस लिया था। प्रोविजन कहां किया गया? आर्टिकल 12 से 35 में, आर्टिकल 12 to 35 किया गया। किस पार्ट में किया गया? पार्ट 3 में किया गया। प्रेजेंट टाइम में कितने मौलिक अधिकार है? तो सर 6 मौलिक अधिकार है। अच्छा, पहला क्या है? तो समानता का अधिकार है। दूसरा क्या है बेटा? स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा क्या है बेटा? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा क्या है बेटा? आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा क्या है बेटा? शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। छठवा क्या है बेटा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है बेटा, तो इन सारे मौलिक अधिकारों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें देखा हुआ है। आप दोबारा क्या करना, एक बार रिपीट करके आप देख लेना, आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद बेटा हमें पढ़ना है, अगला पॉइंट है हमारा बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या देखना है बेटा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आप बहुत टू द पॉइंट चीजों को आप समझिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना बेटा, ये क्या करते हैं बेटा? ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कैसे बेटा? सामाजिक प्लस आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा, इसका जो प्रोविजन है बेटा, ये हमने आयरलैंड के संविधान से किया है। कहां से किया है बेटा? आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से। ठीक ना, आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से हमने इसे अडॉप्ट किया है। उसके बाद बेटा इसका जो प्रोविजन किया गया वो कहां किया गया? पार्ट 4 में किया गया। कहां पे किया गया बेटा? पार्ट 4 में किया गया। पहला पॉइंट आर्टिकल 36 से 51 में। आपको याद रखना है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना बेटा, सबसे पहला पॉइंट ये सामाजिक मतलब सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा कि हमने इसे किस संविधान से लिया है बेटा, अडॉप्ट किया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने इसे अडॉप्ट किया है। और तीसरा पॉइंट है बेटा, इसका जो प्रोविजन है भारतीय संविधान के पार्ट 4 में किया गया है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में किया गया है। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको याद रखना है बेटा, ये नॉन जस्टिबल है, मतलब मैं बता रहा हूँ नॉन जस्टिसिएबल है।
मतलब बेटा कि बेटा अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन किया है और आप कहां चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो बेटा आपको याद रखना है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सरकार पूरा नहीं कर पाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा, वेलफेयर स्कीम्स को बनाना। क्या होता है बेटा, वेलफेयर स्कीम्स को बनाना। एग्जाम्पल के रूप में बेटा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम है। उद्देश्य क्या है बेटा कि हम अपनी बेटियों को क्या कर सके, संरक्षित कर सके। उसके बाद बेटा हमने क्या किया बेटा, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का उद्देश्य क्या है बेटा, कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक असंपन्नता के कारण न्याय से वंचित न रहे, इसलिए भारतीय संविधान में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। इसके लिए बेटा नालसा और डालसा की भी स्थापना की गई है। ठीक है बेटा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ये मैंने आपको क्या बता दी बेटा, कुछ पॉलिसीज बता दी, वेलफेयर पॉलिसीज। उसके बाद बेटा इसका जो मुख्य उद्देश्य है बेटा, जो हमारे संविधान का उद्देश्य है बेटा, जस्टिस, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इक्वालिटी। जस्टिस मतलब न्याय उपलब्ध कराना, इक्वालिटी मतलब समानता उपलब्ध कराना। ठीक है बेटा, तो इन दोनों गोल्स को अचीव हम कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है बेटा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से करते हैं। ठीक है बेटा, और जो प्रमोट वेलफेयर स्टेट्स ना बेटा, जो सरकार क्या क्या प्रमोट करती है बेटा, इसका मुख्य उद्देश्य जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बेटा, गरीबी को उन्मूलन करना। उसके बाद बेटा शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, और वर्कर्स मतलब जो हमारे कार्मिक जो श्रमिक है ना बेटा, उन्हें क्या करना बेटा, उन्हें उनका अधिकार दिलाना। तो ये क्या है बेटा, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उद्देश्य है। ठीक है बेटा, तो आपको ये चीज याद रखना है कि बेटा हमने डीपीएसपी कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये क्या करते हैं बेटा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सामाजिक मतलब सोशल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टेबल करते हैं। उसके बाद बेटा इसका प्रोविजन कहां किया गया है, तो इसका प्रोविजन किया गया है बेटा पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के मध्य किया गया। अच्छा क्या बेटा, क्या ये जस्टिसेबल है? नहीं सर, ये नॉन जस्टिसेबल है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में सरकार असफल होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, इसीलिए बेटा ये नॉन जस्टिसेबल है। उसके बाद बेटा सरकार क्या करती है बेटा, डीपीएसपी के माध्यम से वेलफेयर स्कीम्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। बेटा मनरेगा को आप यहां पर देख सकते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन को आप यहां पर देख सकते हैं। बेटा आप यहां पर देख सकते हैं बेटा कि यूनिफॉर्म कोड की बात की गई है। यहीं पे बेटा पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। यहीं पे बेटा हमने वन्य जीव के संरक्षण की बात की है। यहीं पे हमने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बेटा हमने गौवध निषेध की भी बात की है। बेटा जो हम गायों को मारने की बात जो गायों को मारा जाता है ना, और उसे निषेध करने की बात कहां पे की गई बेटा, यहीं पे डीपीएसपी पे ही बात की गई है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद बेटा जो मद्यपान निषेध की बात हमने इसी पे की गई। मद्यपान बेटा जो शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, इस पर प्रतिबंध लगाने की बात हमने कहां पे की है बेटा, डीपीएसपी में ही की है। तो आपको एक ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं बेटा कि ये जो डीपीएसपी है बेटा, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहा है। ठीक है बेटा, इसके माध्यम से हम न्याय और समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। बेटा हम गरीबी को दूर कर रहे हैं, हम शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रहे हैं, और जो हमारे श्रमिक है उनके अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं। कहां पर बेटा, डीपीएसपी में। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं बेटा। उसके बाद बेटा कुछ हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज है, बस शायद ये लास्ट टॉपिक है। अच्छा ठीक है, चलो फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आपको यहां पर याद रखना है बेटा कि संविधान में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों की बात की है। बेटा ये मूल संविधान में नहीं थे, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय ये नहीं था। इसे बेटा हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश किया या फिर ऐड किया है 1976 में। पहला पॉइंट, इसे हमने यूएसएसआर के संविधान से इसे हमने लिया है। सोवियत संघ, याद रखना, इसे हमने सोवियत संघ मतलब रूस के संविधान से इसे हमने एडॉप्ट किया है। ठीक है बेटा, और बेटा प्रेजेंट टाइम में इनकी संख्या कितनी है बेटा, 11 है, ये आपको याद रखना है। और जो नया जोड़ा गया है बेटा, वो जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। और इसमें जो 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया है बेटा, माता पिता और अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करे बेटा, वो शिक्षा उपलब्ध कराए। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, और इसे जोड़ा गया बेटा 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक है बेटा, और याद रखना बेटा ये लीगली इनफोर्सेबल नहीं है बेटा, कि बेटा हम इसे नॉट मतलब कि हम ये लीगली हम नहीं बोल सकते किसी भी व्यक्ति को कि भैया आप अपने मौलिक अधिकार को माने ही माने।
बेटा ये नागरिकों के इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि बेटा नागरिक स्वतः स्वप्रेरणा से क्या करे बेटा, अपने मौलिक कर्तव्यों को क्या करे बेटा, मौलिक कर्तव्यों का पालन करे। ठीक है बेटा, तो मौलिक कर्तव्यों को हमने कब जोड़ा भारतीय संविधान में? तो जोड़ा है बेटा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा है, 1976 में जोड़ा है। इसे हमने कहां से लिया है? तो यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया है। प्रेजेंट टाइम में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। सर ये क्या किसी भी तरीके के इसे कानूनी रूप से लागू करने की कोशिश की गई है? नहीं सर, यहाँ पर किसी भी तरीके से कानूनी रूप से इसे लागू करने की कोशिश नहीं की गई है, इन्फोर्स नहीं किया गया नागरिकों को कि बेटा भाई कि आप इसे माने ही माने। नागरिकों को स्वप्रेरणा से इसे अपनाना चाहिए और क्या करना चाहिए, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को मानना चाहिए, ताकि बेटा हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके। ठीक है बेटा, लास्ट टॉपिक है बेटा सेक्युलरिज्म। बेटा मैं थोड़ा अरे यार एक और टॉपिक है, ठीक है। सेक्युलरिज्म मतलब कि धर्मनिरपेक्षता, और ये हमारा बेटा यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। बेटा इन दोनों ही टॉपिक को हम एमसीक्यू वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बेटा टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और मुझे पता है आपको लंबे लेक्चर्स पसंद नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम इन दोनों ही टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आप कमेंट करिए, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमें ये पता चले बेटा कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना प्यार हमारे साथ बनाया हुआ है, आपने अपना सहयोग हमारे साथ बनाया हुआ है, ताकि हम और अच्छा काम कर सके। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।